बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। हालिया पाकिस्तान की दो हेडलाइंस बनी, जिनमें दो हेडलाइंस में पाकिस्तानी समंदर में डूब के अल्लाह को प्यारे हो गए। पहली खबर ये बनी कि यहाँ से वो लोग जो रोज़गार की तलाश में यूरोप गए और उनको किस तरीके से ज़िल्लत के साथ उनकी मौत हुई, उस पर भी दुनिया ने हमारे ऊपर उंगलियां उठाई। उसके साथ साथ एक और ख़बर आई कि पाकिस्तान के एक लीडिंग बिजनेसमैन जो शौक के खातिर टाइटैनिक जो 100 साल से पहले समंदर में डूब गई थी, कोई 1912 का ये वाक़या है, उसका मलबा देखने के लिए एक सबमरीन के अंदर बैठ के और उसका बेटा और एक पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन, जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने पोर्ट्रे ऐसे किया पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन और क्रेडिबल बिजनेसमैन, मतलब एक इमेज अच्छा दिखाया, और वो अपनी इंटरटेनमेंट के लिए अपने बेटे के साथ वो उस जो टाइटैनिक का मलबा था उसको देखने के लिए एक सबमरीन के अंदर गए। और वो इंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो सबमरीन न मिल सकी, जिस पे ये अंदेशा है कि वो तबाह हो गई, वो कहीं गायब हो गई। हम इन दोनों टॉपिक्स पे बात करेंगे, जो पाकिस्तान की इमेज और बैड इमेज पे जो ये दो बातें आई हैं। ये कैसा शौक़ है, मतलब आप करोड़ों रुपए जा रहे हैं और क्या देखने जा रहे हैं, और इतना रिस्क लेने से इसका फ़ायदा क्या है? इस पे हमें ज्वाइन करेंगे वाइस एडमिरल रिटायर अहमद सईद साहब, जो डीजी हैं नीमा के। इसके साथ साथ मुल्क में मुआशी बहरान IMF अभी येस कभी नो, कभी हाँ कभी ना चल रहा है। जो हमारे इसाक डार साहब हैं वो वेरी मच कॉन्फिडेंट है कि जी IMF के साथ हमारा डील हो जाएगा। तो अभी बाकी 4 दिन रह गए हैं। अगर ये हमारी बातचीत IMF से नहीं बन रही तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या IMF से जब पैकेज से हम बाहर आ जाएंगे तो बाकी जो दोस्त ममालिक हैं हमें वहाँ से भी पैसे नहीं मिलेंगे? अभी जो हमने हालिया साल में तकरीबन कोई 25 अरब डॉलर जो है वो हमने अदायगियाँ करनी है, वो हमने कहाँ से करनी होगी? इन तमाम बातों पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मुस्तनद एक शख्सियत हैं जो FPCCI के फार्मर प्रेसिडेंट हैं, ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, लीडिंग बिजनेसमैन है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये बताएं सर, सबसे पहले मैं यहाँ आ जाता हूँ कि ये जो IMF है, क्या IMF के ऊपर कंट्रोल सिर्फ एक ही मुल्क का है या वहाँ पे कोई ज्यूरी है? हम रात एक इवेंट में थे तो वहाँ पे US एम्बेसडर था और आप उनसे बात भी कर रहे थे इसी टॉपिक पे। क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से IMF बिल्कुल हमें हाथ पकड़ने नहीं दे रहा? अभी तक तो ये इसाक डार साहब के कहने पे तक पकड़ने दे रहा है, लेकिन अभी तक हमारे पास ग्राउंड पे कुछ नहीं है। क्या वो ये समझते हैं कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इस मुल्क में वो नहीं है, वो जब तक नहीं आए तब तक IMF अपने टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मान रहा हमारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि ये पहली दफ़ा है जब IMF ने पाकिस्तान को बहुत टफ़ टाइम दिया है। ये बातचीत तकरीबन नवंबर 22 में शुरू हुई और आहिस्ता ड्रैग करते 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 ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो गए। उन्होंने पहले चंद मुतालबात रखे, वो पाकिस्तान ने पूरे किए, फिर उसके बाद उन्होंने और मुतालबात ऐड कर दिए, फिर वो भी पूरे किए। इसके साथ साथ हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी वो बढ़ती जा रही थी। तो लाजमी सी बात है कि जब कोई इदारा या बैंक आपको इतने बड़े फंड्स दे रहा होता है तो वो देखता है कि भाई ये पैसे वापस कैसे आएंगे, कौन करेगा, हमसे ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, इनका तो मैंडेट चंद महीनों में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो हुकूमत आएगी उसकी क्या पोजीशन होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये भी वजह थी कि वो इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करना चाहते थे कि भाई अगस्त सितंबर में जो है ये इस पार्लियामेंट की जो
टर्म है ख़त्म हो जाएगी और फिर जो इलेक्शन होंगे उसके मुताबिक नई गवर्नमेंट आएगी, उनसे बातचीत करेंगे। एक तो रीज़न ये नज़र आता है। रहा आपने पूछा कि इस पर किसका कंट्रोल है, तो यकीनन इस पर अमेरिका और वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनका कंट्रोल है। और उसमें अगर मेरी ये एनालिसिस है कि अगर अमेरिका चाहता तो ये एग्रीमेंट बहुत पहले हो जाता, राइट। लेकिन वो नहीं चाहते थे। वो भी हमें पाकिस्तान को ड्रैग करना चाहते थे, वो इनको अंडर प्रेशर रखना चाहते थे। यूएस एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम से आपने रात पूछा भी सही, तो उसने आपको क्या बताया इस पे? उसने कहा नहीं, मैंने उससे यही सवाल किया, मैंने कहा ये सब तो आपके कंट्रोल में है। उन्होंने कहा नहीं, इसके बोर्ड है, बोर्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा असर ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट एब्सोल्यूट, कि हम कहें कि जी हम ये कह रहे हैं तो ऐसा ही करो। लेकिन मेरी अपनी सोच ये है कि जो अमेरिका उनको रास्ता दिखाएगा वो उसी पे जाएंगे। राइट। ये जो हमें मुश्किल रास्ते दिखा रहे हैं तो उसमें इनकी भी राय शामिल है। अगर ये चाहते कि पाकिस्तान को इस मामले में आसानी देते तो ये उनको गाइड करते हैं, भाई ठीक है इसको करो और ख़त्म करो। आप APCCI के प्रेसिडेंट भी रहे, लीडिंग बिजनेसमैन भी हैं, क्या आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान में बिज़नेस कम्युनिटी है उसका जो ट्रस्ट है वो बिल्कुल शेक हो गया है और वो फर्दर ना तो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं और वो अपनी थ्रेट सिक्योरिटी फील कर रहे हैं कि जी यहाँ पे बिज़नेस करना मुश्किल है? देखिए, मैं तो हमेशा ना पुरुम्मीद रहता हूँ। राइट। ठीक है, मुल्क में हालात बुरे हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत अच्छे हैं, मुल्क में हालात बुरे हैं। और दूसरी बात है कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस जो है बहुत ख़राब हो गया। लास्ट ईयर में हमारी $76 बिलियन की इंपोर्ट थी और जो एक्सपोर्ट्स प्लस होम रेमिटेंस जो थी वो अबाउट $60 बिलियन की थी, तो उसमें $16 बिलियन का गैप था। तो कोई भी बैंक ये कंटिन्यू नहीं करेगा। ये तो कंट्री की बात है ना, बिज़नेस भी कर रहा हूँगा और अगर मेरी बैलेंस शीट ठीक नहीं होगी तो बैंक वाला किसी बिज़नेसमैन को भी पैसे नहीं देता है। तो वही बात हमारे साथ है। वो IMF ये कहता है कि आप अपना जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस है इसको ठीक करें, आप जो सरप्लस इंपोर्ट्स कर रहे हैं इसको बंद करें। और मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ। आपको वो चीज़ इतना ही इंपोर्ट करना चाहिए जितना आप कमा रहे हैं। डॉलर आपके पास कमाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है एक्सपोर्ट्स का जो लास्ट ईयर $30 बिलियन था, ये $31 बिलियन था, और एक है होम रेमिटेंस। होम रेमिटेंस भी $30 बिलियन था, तो मिला के $61 बिलियन हो गया। तो हमें किसी भी तरह से अपने 15-16 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट को कर्टेल करना था और वो गवर्नमेंट ने इन लास्ट 6-7 मंथ्स कर लिया है। वो अब अगर आप देखें तो 11 महीने के अंदर आपकी इंपोर्ट्स जो हैं $49 बिलियन की हैं। तो अगर जून को भी मिला लें तो मिला के 54-55 होगा, जो आपके रेमिटेंस और एक्सपोर्ट के बराबर है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने ठीक किया। हमें कर्जा लेके इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमें वो इंपोर्ट करना चाहिए जितना आपका, उतने पैसे खर्च करें जितने आप कमाते हैं। आप कहेंगे कि नहीं मैं कमा ₹100 रहा हूँ, खर्च 110 या 120 करूँगा, तो वो ज़्यादा अरसा चलता नहीं है। हमें अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। हाँ, हुकूमत को चाहिए कि वो एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट दे। मैं नहीं कहता कि वो उसको सब्सिडी दे, नहीं, कोई ऐसा माहौल पैदा करें कि एक्सपोर्टर जो है ज़्यादा से ज़्यादा माल बाहर एक्सपोर्ट कर सके और वहाँ से आपकी रिमिटेंस आए। अच्छा, ये जो एक्सपोर्ट में थोड़ी सी डिक्लाइन हुआ है, ये तो ये है कि हमारी प्रोडक्ट में इफ़ेक्ट हुआ है, रेमिटेंस क्यों हुआ है? परसेप्शन लोगों का ये है कि जी बस वो जो ओवरसीज़ हैं वो एक ही आदमी को चाहते थे जिसकी वजह से वो रेमिटेंस, तो वाकई ऐसा है या रेमिटेंस की नहीं, कमी? ऐसी बात नहीं। ऐसी देखिए, होम इस वक्त ये हमारा तकरीबन ईयर एंड हो रहा है, जून का महीना है, 2 दिन बाकी रह गए, 3 दिन जितने भी हैं। आपकी दोनों में कमी आई है, एक्सपोर्ट्स में भी कमी आई है और होम रेमिटेंस में भी आई है। होम रेमिटेंस में कमी क्यों आई है कि आपका इंटरबैंक रेट और ओपन मार्केट रेट में बहुत बड़ा फ़र्क था। चंद हफ्ते और महीने ऐसे भी थे कि जब इसमें डिफरेंस $15-20 डॉलर का हो गया। तो अगर आपका एक जो वर्कर है मिडिल ईस्ट में, वो भी समझता है कि मैं अगर ये $1000 जो हूँ अपने हुंडी हवाले से भेजूँगा तो मुझे ₹20,000 ज़्यादा मिलेंगे। वो ₹20,000 उसके घर में जो है उसकी बहुत कीमत होती है। तो वो रेमिटेंस, होम रेमिटेंस जो है उसमें कमी आई है। मैं इससे बिल्कुल, और उसकी यही वजह, और कोई वजह नहीं है। होम रेमिटेंस कम होने की वजह इंटरबैंक, तो हुकूमत को चाहिए था कि उसको एड्रेस कर सकते थे। एड्रेस करने का तरीका ये था कि आप उसको इंटरबैंक रेट को बढ़ा देते।
आपने क्या ज़रूरत है कि 280 पे रखने की, जब इंटरनेशनल अपना ओपन मार्केट में आपका रेट है 315 और इंटरबैंक है 280, तो 30 रुपीज़ का फ़र्क है, तो वो सस्टेन नहीं कर सकता। इस वजह से होम रेमिटेंस कम हुई। आज आप होम रेमिटेंस इसको इंटरबैंक रेट बढ़ा दें, आपका सारा पैसा इस तरफ आना शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आके हम वाइस एडमिरल अहमद सईद साहब से भी बात करेंगे और ज़ुबैर तुफैल साहब से मज़ीद पूछेंगे कि जो बजट बना, बजट में इम्पॉर्टेंट जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं, तो उनके साथ बैठे, उनके साथ बातचीत हुई या इसाक डार साहब ने खुद ही सारा काम कर लिया है। तो एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब जो डीजी नीमा हैं और इसके साथ साथ माहिर हैं बहरी अमूर के। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इट्स माय प्लेयर जी। सर हमें हालिया 2 इंसिडेंट, हमें बदनसीब इंसिडेंट देखने को मिले। एक वो जो यहाँ से हमारे लोग रोज़गार के लिए गए और वो एक कश्ती में डूब गए, और दूसरा वो जो पाकिस्तान का एक क्रेडिबल बिजनेसमैन है और वो अपने शौक़ के खातिर वो एक सबमरीन में बैठ के और एक मलबा देखने के लिए, जो एक टाइटैनिक शिप है जो जिसका मलबा देखने के लिए इंटरटेनमेंट के लिए जा रहे थे, और वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। पहले तो बीइंग अ इंटेलेक्चुअल, मैं आपसे टेक्निकल सवाल बाद में करूंगा, इन दोनों को आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं? देखें, आई थिंक कॉमनैलिटी जो मैं दोनों में देखता हूँ वो एक तो ये है कि ज़ाहिर है लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी, लॉस ऑफ ह्यूमन, दोनों ही केसेस में हम इसको ज़ाहिर बात है अप्रिशिएट तो कोई भी नहीं करेगा, लेकिन ये है कि इसमें ये कॉमनैलिटी है कि दोनों ने रिस्क लिया अपने अपने तौर पे। क्योंकि इस केस में रिस्क ये था कि जो उस सबमरीन से रिलेटेड या सबमर्सिबल से रिलेटेड जो सेफ्टी के इश्यूज थे उसके ऊपर ज़ाहिर है बहुत सारी आवाज़ें उठ रही थी, फिर भी ये लोग गए। और दूसरी तरफ ये है कि जो इमिग्रेंट्स थे जो इस बोट पे गए, उन्होंने भी अपनी लाइफ का रिस्क लिया, बिकॉज ये तरीका थोड़ा सा लीगल नहीं था। तो उन हवालों से ये 2 कॉमनैलिटी हैं इसके अंदर, मैं तो इसको ऐसे भी देखता हूँ। राइट। अच्छा सर, ये जो सबमरीन में जाना, आप इसके एक्सपर्ट रहे हैं, ये सबमरीन को, क्या ये इसके कैपेबल थी? जबकि इसकी जो हम टेक्निकलिटी में पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि जी वो जिसने वहाँ जाना है वो लिख के भी एश्योरेंस पहले देगा कि जी अगर आपकी जान चली गई तो हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। तो इसमें ऐसा क्या इंटरटेनमेंट का सोर्स था जो जाना वहाँ ज़रूरी था? और ये क्या ये सबमरीन जो थी ये छोटी वाली, इसको क्या कहते हैं, और ये कैपेबल है कि ये इतनी 1000 फीट की गहराई में नीचे जा सके? अच्छा, इसको पहले तो सबमर्सिबल कहा जाता है, ये सबमरीन की कैटेगरी में नहीं आती। ठीक। क्योंकि जो सबमरीन्स है वो थोड़ी सी इस तरीके से डिफरेंट है कि वो एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म होता है, उसकी बाकायदा क्लासिफिकेशन सोसाइटी से सर्टिफाई किया जाता है, इट्स सेफ टू डाइव, और उसके बाद सारे प्रोसीजर्स होते हैं, और उसका इसी तरीके से नॉमिनेटेड क्रू होता है जो सारा ट्रेंड होता है, और वो इंडिपेंडेंटली जाके अपने मिशंस करके वापस आती है। जबकि जो सबमर्सिबल है वो लिमिटेड ऑपरेशन के लिए, किसी डेडिकेटेड काम के लिए बनाई जाती है। तो ये अपने साथ इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस नहीं कर सकती, इसीलिए इसके साथ हमेशा एक मदरशिप होता है जो उसको लेके जाता है, और इस केस में एक कैनेडियन मदरशिप था जो उसको लेके गया, और जिस जगह पे इसको लॉन्च किया जाता है वहां से फिर वो उसको लॉन्च करता है, उसके बाद इसके साथ कम्युनिकेट करता है, इसको गाइड करता है जिस जगह पे जाना है, और इसी तरीके से जब ये वापस आती है तो उसको फिर लिफ्ट अप करके और उसके बाद ये वापस हार्बर में लेके आता है। पहली बात तो ये दोनों का डिफरेंस तो ये है। ठीक। बाकी जो आपका दूसरा सवाल कि ये इसके कैपेबल थी कि नहीं, तो उसमें
कैपेबिलिटी वाइज तो जो इसका ओईएम था जो इसके साथ खुद भी गया था, जो इसका बेसिकली इसको पायलट कर रहा था, डॉक्टर रश, जी सर। तो वो खुद भी एक इंजीनियर है और इससे पहले भी वो इस तरह की एक्सपीडिशंस कर रहा था। ये इसकी अपनी कंपनी थी जो उसने 2009 में बनाई और उससे पहले इसने स्टार्ट लिया एक सबमरीन से जो कि 300 मीटर तक जाती थी। उसके बाद फिर इसने दूसरी बनाई जो 500 मीटर तक जाती थी। तो ये जो एक्सप्लोरेटरी मिशंस हैं ये कर रहा था काफी अरसे से, तकरीबन 200 के करीब ये कर चुका था। लेकिन अच्छा। ये जो सबमरीन बनाई इसने, जी 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 प्लीज। ये जो सबमरीन इसने बनाई जो कि स्पेसिफिकली इसने टाइटैनिक को देखने के लिए बनाई, ये 2018 में टाइटन के नाम से, राइट। और उसके लिए उसने कहा कि ये 4000 तक जा सकती है और 3800 के करीब तकरीबन ये टाइटैनिक का जो मलबा है ये 2 टुकड़ों में नॉर्थ अटलांटिक में पड़ा हुआ है। तो उस हवाले से ये उसका अपना एक क्लेम था। लेकिन इसके ऊपर जाहिर है अभी जो माहिरीन की राय और जो चीजें आ रही सामने उसमें ये था कि इसने सबमरीन के जो नॉर्मल नॉर्म्स होते हैं उसके मुताबिक आप जब भी कोई नई चीज बनाते हैं तो उसकी एक एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन सोसाइटी से आप इसकी क्लासिफिकेशन करवाते हैं जो सेफ टू ऑपरेट का सर्टिफिकेट देते हैं। राइट। तो ही वाज सो कॉन्फिडेंट कि उसने वो नहीं करवाया और इसका जो अपना इसका इंजीनियर था दूसरा जिसने इसके साथ डिजाइनर जो था उसने इसके ऊपर लॉ सूट भी किया था और उसके हवाले से फिर बाद में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली। तो ये कुछ उसमें इश्यूज थे। अरे सर, आपकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाते हैं। हम हमारे साथ ज़ुबैर तुफ़ैल साहब हैं जो फार्मर प्रेसिडेंट हैं एफपीसीसीआई के लीडिंग बिजनेसमैन हैं। हम पाकिस्तान की इकानमी पे बात कर रहे हैं और आपका भी इसके ऊपर उबूर है। ख़ास तौर पे मैं आपसे सवाल करूंगा कि हमारा जो ब्लू इकानमी है उसका कितना पोटेंशियल है और कुछ हम अपनी इकानमी में एड ऑन कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? जी, ब्लू इकोनॉमी पे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। तो मैं एक छोटी सी चीज इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड के तौर पे बता दूं कि जैसे जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त की जो आबादी है और अब की आबादी में तकरीबन 7.5 टाइम्स हमारा बढ़ चुकी है, जबकि दुनिया तकरीबन 4 टाइम बढ़ी है। तो ये इस रेशो से जब ये रिसोर्सेज हैं वो भी हमारे जमीन की तरफ काफी कम हो गए हैं, तो दुनिया जो है वो मैरीटाइम की तरफ बहुत ज्यादा अपनी तवज्जो कर रही, डाइवर्सिफाई कर रही है अपनी चीजों को सी की तरफ। तो हमारे भी अल्लाह ताला ने हमें जो इतना बड़ा एक 1000 किलोमीटर्स के करीब एक कोस्ट दिया हुआ, कोस्ट लाइन, और आगे हमारा एक पूरा एक प्रोविंस है जो सी की तरफ है। तो उसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं जो कि फिशरी तो एक चीज है, इसके अलावा हमारे पास जो ब्लू फिन टूना है वो बहुत ज्यादा कारामद है एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर इसको साइंटिफिक बुनियादों पे चलाया जाए तो अभी तक जो अंदाजा है कि 100 बिलियन के करीब तो ये हमारी इकोनॉमी है जो कि हमारे पार्ट बन सकती है। फिर इसके अलावा टूरिज्म के बहुत ज्यादा स्कोप है हमारे पास। माशाल्लाह बलूचिस्तान की कोस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा इस काम के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसको डेवलप करें तो हमारे पास टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप डेवलप होता है। फिर हमारी जो कोस्ट लाइन है, जो हमारी पोर्ट्स हैं, वो अभी ज्यादा हमने नहीं की, तो उनको भी हम अगर स्मार्ट पोर्ट सिस्टम के कन्वर्ट करते हैं तो मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। राइट। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो कि इसमें मैरीकल्चर भी आता है जिसमें आप खुद बहुत सारी स्पीशीज जो सीखे उनको आप डेवलप करते हैं, उनको उसको फिर एक्सपोर्ट करते हैं। सर, तो ये हमारी जो गवर्नमेंट है वो सिंसियर है और वो इन चीजों पे कुछ काम हो रहा है या नहीं? अच्छा, इसमें थिबो साहब मैं 4 हवालों से बात करूंगा। पहली चीज कि अवेयरनेस खत्म करें तो उसमें कमी है, इस पोटेंशियल के बारे में कमी पाई जाती है। दूसरी चीज है हमारे पास पॉलिसीज की। राइट। तो पॉलिसीज भी हमारी वन विंडो पॉलिसी नहीं है, इसकी वजह से इसमें लोग ज्यादा नहीं आ रहे। तीसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग की, तो हमारी कैपेसिटी भी उतनी नहीं है। और चौथा है डेफिनेटली कि एचआर की ट्रेनिंग और उसके हवाले से सिलसिले हैं। तो ये सारे ही एरियाज डेफिशिएंट हैं, लेकिन अगर इन पे तवज्जो दी जाए तो डेफिनेटली इन पे बहुत ज्यादा
हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब, आपने टाइम दिया। इसके साथ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जुबैर तुफैल साहब से पूछते हैं कि ये जो ब्लू इकानमी है इस पे हमारा बिजनेसमैन भी अवेयर है या नहीं, क्योंकि हमने अभी एक वर्कशॉप किया वो भी नेवी के रिलेटेड था, तो उसमें हमें ये पढ़ाया गया कि दुनिया में 3 हिस्से पानी है, एक हिस्सा ज़मीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 रिसोर्सेज समंदर में, एक हिस्सा रिसोर्सेज का वो ज़मीन पे है। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको एक्सप्लोर करें। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब से बात कर रहे थे कि हमारे मुल्क में इकानमी का सबसे बड़ा मसला इस वक्त चल रहा है। तो ये जो ब्लू इकानमी है इसका कितना पोटेंशियल है? जुबैर साहब आपने काफ़ी इस पे मैंने देखा है लेक्चर्स और सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो हमारे जो बिजनेसमैन है उसको ये अवेयरनेस भी है कि ब्लू इकानमी भी कोई चीज़ है, समंदर के अंदर भी कोई चीज़ें हैं, जिस तरह से दुनिया में हो रहा है, तो हमारा बिजनेसमैन भी अवेयर है? देखिए, ब्लू इकोनॉमी जो है इसका बहुत पोटेंशियल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और जैसे एडमिरल साहब ने कहा कि हमारे पास तकरीबन 1000 किलोमीटर का समंदर का बीच, हम उससे पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठा सके। सही। और अभी तकरीबन कोई 3-4 साल से पाकिस्तान नेवी जो है वो इसको काफ़ी हर जगह जाके हाईलाइट करती है। ब्लू इकोनॉमी से आप बेइंतहा पैसा कमा सकते हैं। इसमें से चीज़ें जो भी सी में मछली के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें उनके ज़रिए से आप उनको निकाल के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सब कुछ किया जा सकता है। और नेवी ने तकरीबन 3 साल से शुरू किया, लेकिन अभी तक इसको जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी नहीं होगा। गवर्नमेंट की सपोर्ट, ये जो ब्लू इकोनॉमी इज़ लाइक इंडस्ट्री। आप जैसे बैंक होता है, बैंक कहता है कि जी आप फैक्ट्री लगाएं, बैंक कर्जा देता है। आप जो बिजनेसमैन होता है वो 30% अपने पास से इक्विटी लगाता है, बाकी 70% जो होता है वो बैंक देता है। उस तरह से वो प्लांट्स लगते हैं, मशीनरी लगती है। इसी तरह से ब्लू इकोनॉमी में आपको जो फ़िशिंग के लिए बड़े ट्रॉलर्स चाहिए होते हैं। अब हमारे पास तो जो भी फ़िशरमैन है वो बेचारे छोटी छोटी कश्तियों में जाते हैं जिसमें ना कोई सेफ्टी होती है और ना कोई और चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर जब तक कि गवर्नमेंट या स्टेट बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक के ज़रिए कहे कि जी हम इसके अंदर जो भी लोग इन्वेस्ट करेंगे हम उनको लोन देंगे, वो लोन देंगे, वो शिप्स ख़रीदें, छोटे दरमियाने साइज़ के शिप्स ख़रीदें, ट्रॉलर्स ख़रीदें, उसके ज़रिए उसको आप फ़िशिंग को उसमें जो है वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ला सकते हैं। फिर उनको बाहर मुल्कों में तो ऐसे ट्रॉलर्स भी होते हैं जो उसी में जहाँ फ़िश कैच करते हैं वहीं उसको साफ़ करके पैक भी कर देते हैं। तो हमें भी अगर बैंक्स जो हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करें या लोन्स दें तो पाकिस्तान भी इस ज़रिए से भी जो है बिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकता है। राइट। तो आपकी मुख्तलिफ गवर्नमेंट के ऑफिसर से, गवर्नमेंट के मिनिस्टर से मुलाकात भी होती रहती है, तो अब ये इस पे थोड़े से सिंसियर हैं कि हम इस पे कोई बात करें या इस पे हम कोई लोन दें या हम इस पे कोई एक्सप्लोरेशन का काम करें? देखिए, बातचीत तो हुई है, लेकिन अभी जो भी गवर्नमेंट के जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, उनका शायद इस तरफ इतना तवज्जो नहीं है। नहीं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का तवज्जो किधर है? मैं ये आपसे सवाल भी करने वाला था ब्रेक से पहले भी कि अभी जो बजट आया तो बजट में इसहाक डार साहब ने आप सब लोगों को, लीडिंग बिजनेसमैन को बुलाया, मशवरा लिया कि जी क्या क्या होना चाहिए, या अपनी मर्ज़ी से किया? नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरा ख्याल है कि बजट से पहले फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने जो है स्टेक होल्डर्स से सबसे मशवरा किया, हर सेक्टर में, टेक्सटाइल में, केमिकल में और दूसरे जितने भी सेक्टर, स्टील सेक्टर है, सब जगह पे उन्होंने स्टेक होल्डर्स को बुलवाया, उनकी बातें सुनी और उसके बाद उसके प्रपोजल्स भी लिए। तो जो चीज़ मुमकिन थी वो उन्होंने उसको बजट में इनकॉर्पोरेट किया। लेकिन ये कि गवर्नमेंट के पास अभी इतनी स्पेस नहीं है कि गवर्नमेंट किस तरह से बिज़नेस को सपोर्ट कर सकती है। उनके अपने मसाइल हैं, उनके ऊपर इतने सारे लोन्स हैं, वो सबसे पहले तो लगे हैं कि लोन्स की रीपेमेंट। अभी करंट ईयर के अंदर जो लोन्स हैं, हर क्वार्टर में बिलियंस ऑफ डॉलर का लोन आ रहा है। तो सबसे पहले तो
फाइनेंस मिनिस्ट्री जो इसमें लगी होती है कि इसके जो करंट ईयर के कितने लोन्स हैं, जैसे अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अबाउट $24 बिलियन है, तो ये एक बहुत बड़ी रकम है। इसको कैसे रीपे करना है, क्या करना है, अगर हम टाइम पे नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है। तो सबसे पहले तो डार साहब जो हैं वो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान किसी भी सूरत डिफ़ॉल्ट ना करे, और ये बात उन्होंने बार बार टीवी पे कही है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। आप भी इससे सहमत हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा? मैं बिल्कुल इस बात पे यकीन रखता हूँ कि जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री और डार साहब कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन हमें साथ साथ मैं चाहूँगा कि गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स पे और पाबंदी लगाएं। उसमें थोड़ी सी कैटेगराइज करें कि हम जो हमारे नाज़रीन को देखने के लिए, जिस तरह से जो गवर्नमेंट तो इस एक्शन ले रही होती है, लेकिन आप क्या क्या कहेंगे कि इस वक्त ऐसी क्या चीज़ है जो इंपोर्ट हो रही है वो नहीं होनी चाहिए? मिसाल के तौर पे जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो ऑटोमोबाइल में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऐसे कंट्रोल्स लगा दिए हैं कि तमाम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन जो है आधे से भी कम हो गई है। तो वहाँ से एक बहुत बड़ी जो है इंपोर्ट वो रिड्यूस हो गई है। इसी तरह से और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जो जिसके बगैर आप ज़िंदा रह सकते हैं। मिसाल के तौर पे खाने पीने की चीज़ें, आप पता चला कि जी हनी भी बाहर से मंगा रहे हैं, आप चीज़ भी बाहर से मंगवा रहे हैं, और खाने ऐसी चीज़ें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान में भी शहद पैदा होता है, पाकिस्तान में जो है और भी जो है आपकी जो डेयरी इंडस्ट्री है बहुत अच्छी है, और वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाती है। तो हमें क्या ज़रूरत है कि इन चीज़ों को बाहर से मंगाएं? हमें चाहिए कोशिश करें जो चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल है वो पाकिस्तान से लें, उसको इंपोर्ट ना करें, और इस चीज़ पे अगर कंट्रोल करेंगे, इसमें भी काफ़ी ऑलरेडी जो है कमी आ गई है, और इसको बरकरार रहना चाहिए। आइंदा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें और बैठ के उस पर पाबंदी लगाएं कि जी ये नहीं आ सकता। आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो अनसर्टनिटी है उसका एक रीज़न ये भी है कि जो पीडीएम की हुकूमत है उसमें बहुत सारे पार्टीज़ जो हैं वो मिले हुए हैं, तो वो एक पेज पे भी नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है एक पेज पे आ जाते हैं, क्योंकि पीडीएम के अंदर ऑफ कोर्स तकरीबन 12-13 पार्टियां हैं, लेकिन उसमें जो मेजर पार्टीज़ हैं वो आपको पता है 2 या 3 हैं। उसमें एक PMLN है, पीपल्स पार्टी है, और JUI है। ये 3 मेजर पार्टीज़ हैं। तो इस लिहाज से मशवरा करते हैं। हमारे साथ अभी प्रेसिडेंट APCCI इरफान इकबाल साहब भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी सर ये बताएं, आज हमारा जो टॉपिक है वो इकानमी है कि मुल्क की किस तरह से बेहतर कर सकें। क्या आप समझते हैं कि ये जो IMF के साथ ये स्नो चल रहा है, तो आप समझते हैं ये डील हमारी IMF के साथ हो जाएगी? जी, आज की जो खबर है उसके बाद ये लगता है कि IMF के साथ हमारी डील हो जाएगी, और अपना उसमें मुझे लगता है काफी स्पेशल हो गया अब, और उम्मीद यही है कि विद इन अ वीक और हम आपको ये खबर मिल जाएगी। और एक्चुअली ये IMF इसलिए जरूरी है इस वक्त क्योंकि आपकी जो फॉरेन रिजर्व है वो इतने अपना उसमें कमी आ चुकी है कि अभी हमें हमारी इकोनॉमी एक्चुअली सिर्फ में नहीं जा सकती जब तक कि आपको IMF का प्रोग्राम नहीं मिलता। और IMF की सर्टिफिकेशन जब मिल जाएगी आपको, तो फिर आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, पेरिस क्लब और जितने डोनर्स क्लब हैं और फिर जितने हमारे फ्रेंड कंट्रीज हैं वो सारे के सारे फिर आपके साथ आ जाएंगे। और ये जो एक हमारे पास जो बहरान है उस बहरान से हम इंशाल्लाह निकल आएंगे। मैं समझता हूँ कि ये जी हम अभी ये बात कर रहे थे कि जो मुल्क में थोड़ी सी पॉलिटिकल अनसर्टनिटी भी है। आपकी अभी जरदारी साहब से भी मुलाकात हुई, आपने उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या आप समझते हैं कि ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से IMF रिलेक्टेंट है कि वो हमें पैकेज नहीं दे रहे? नहीं, ये एक अपनी जगह पे इसका एक इलाका है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना वो किसी भी मुल्क के लिए वैसे भी बड़ी जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती। राइट, ये तो उसकी जरूरत है हमें। बट ये IMF जो है ना इस वक्त चल रहा था, IMF के साथ इसकी थोड़ी सी वजूहत और हो गई थी। इसमें कोई पॉलिटिकल भी कोई आंसर दूसरे थे और इंटरनेशनली, बट मेरा ख्याल है कि बिल आखिर तो चीजें जो ना वो सेटल हो गई हैं।
और लगता है कि सेटल हो गई हैं और चीजें जो ना बेहतर हो जाएंगी। राइट। क्योंकि 2-3 चीजें आप ये देखें कि जो इस सब सूरत हाल है इसमें आप विदाउट IMF और उसके बाद अलग करेंगे तो यू विल हैव टू मतलब आपको कम से कम 3-4-5 साल लगेंगे। इरफान इकबाल साहब, ये जो अभी लॉन्ग टर्म होगा और उसमें डिफॉल्ट का बहुत बड़ा खतरा था। बिल्कुल ठीक, ये जो अभी हालिया बजट आ रहा है, बजट पे आपके साथ कंसेंसस हुई, बिजनेसमैन ऑन बोर्ड हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ आपकी सारी बातें हो गई हैं कि किस तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। आपने अभी क्या टारगेट रखा है एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट को कितना कम? हमारे 3 टारगेट है जी, मैं आपको बताऊं। जो हमने इनके साथ FM के साथ हमने उनको अपने सजेशन में दिया भी है और उनको सजेस्ट भी किया कि इस तरीके से करें। नंबर 1 कि आपकी सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है आपकी एक्सपोर्ट आपकी जो है ना वो हमारी पिछले साल 31.8 बिलियन थी और अब इस साल 26.5 के करीब होगी, 26-27 के दरमियान, और ये अब डिक्लाइन है। इसी तरह आपके रेमिटेंस भी जो है ना वो 31.2 बिलियन थी और तकरीबन 27-28 के दरमियान होगी, उसमें भी डिक्लाइन है। तो हमारा जो सबसे बड़ा मसला है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हम इस बहरान से निकल सकते हैं। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो काम होगा वो आपका है कि आपकी इंडस्ट्री की इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपको लानी पड़ेगी या पैकेज लाना पड़ेगा, या एमनेस्टी के लफ्ज मैं नहीं बोलता, ये पैकेज लाना पड़ेगा कि लोग अपने पैसे को उस पर लगा सके इंडस्ट्री के ऊपर, और इंडस्ट्री को आपको सहूलतें भी देनी पड़ेंगी। उसकी वजह ये है कि पैकेज जब तक नहीं आता, लेकिन कोई भी मुल्क अपना जब तक अपने इन्वेस्टर्स में नहीं लगाते तरक्की नहीं कर सकता। तो इरफान इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा आज का टाइम ख़त्म हो रहा है। इसके साथ साथ ज़ुबैर इस्माइल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के से जो भी हो वो बेहतर पाकिस्तान के लिए हो। IMF का पैकेज पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है, डेफिनेटली वो हो जाना चाहिए। बाकी 4 दिन रह गए हैं और उसी के तहत बाकी जो दोस्त ममालिक हैं, बाकी भी हमारे जितने भी पैसे भी आएंगे तो वो IMF के पैकेज के साथ ही नती हुए हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।